हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियो में हम इसके 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना, चैप्टर 1 के। तो अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और पढ़ें, है ना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन दिया है 151। एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है। यानी कि जो पेरेंट्स है उन्होंने तलाक ले लिया और बच्चा पूरा टाइम चिंता में रहता है, तो अब उसके लिए शिक्षक क्या करेंगे, उसको कैसे सलाह देंगे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका शिक्षक संरचना संगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेंड्स, व्याख्या दी गई है। 8 वर्षीय लड़का अक्षय जो विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और इच्छा और अच्छा निष्पादन कर रहा था, उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया है। फलस्वरूप वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। ऐसी स्थिति में अक्षय का दुश्चिंता कम करने के लिए कक्षा में उसका शिक्षक संरचना संगठन उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है, जिससे बालक में तनाव, चिंता, कुष्ठ और दबाव, मानसिक द्वंद्व आदि से उसे छुटकारा प्राप्त करने से सहायता होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन हमें दिए गए हैं। पहला कथन हमसे बोल रहा है कि शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के साथ सख्तीपूर्वक निपटना चाहिए। और फ्रेंड्स, सेकंड कथन दिया है, विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्वयन क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के साथ सख्तीपूर्वक नहीं निपटना चाहिए। शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार की होती है तथा तानाशाह की नहीं। सूत्रधार भूमिका होने के नाते शिक्षकों का कार्य अपने छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने और फिर से संगठित करने में सहायता करना है। विद्यार्थी शिक्षक की स्वास्थ्य अन्वयन क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती है। शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। अतः उपयुक्त कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपाय वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव कराने में सहायक नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिए हैं। इसका ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उन्हें केवल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव करने में सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें केवल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहने से वंचित समुदायों के छात्रों को कक्षा में सहज महसूस करने में मदद नहीं मिलती है। अतः विकल्प बी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक उत्पादनकारी अधिगम वातावरण परिवेश बनाए रखना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। कक्षा प्रबंधन छात्रों के लिए एक व्यवस्थित वातावरण स्थापित करता है और उसे कायम रखता है। सामाजिक तथा भावनात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाता है। कक्ष प्रबंधन में 2 प्रमुख घटक होते हैं। इसके प्रमुख तत्वों का निर्माण करते हैं। फर्स्ट, शिक्षक की प्रभावी भूमिका और कक्ष वातावरण के दिए गए विकल्प में।
तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सूची सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहली सूची में हमें अधिगम रणनीति दी गई है और दूसरी सूची में हमें कार्यवाही दी गई है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट हमें दिया गया है फ्रेंड्स नियोजन व ध्यान केंद्रित करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण। ओके फ्रेंड्स, सेकंड दिया है संगठित और स्मरण करना। तो स्मारक व प्रतिमावली का प्रयोग करना। और बोधन तो उदाहरण बनाना। संज्ञानात्मक आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर सांस्कृतिक कक्षागत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में से एक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िबद्ध धारणाओं को द्वारा पालन। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर सांस्कृतिक कक्षागत पर्यावरण से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक से जुड़े हुए लोगों का या विद्यार्थियों का एक कक्षा में उपस्थित होना तथा विभिन्न क्रियाओं में आपसी सहयोग करना। अंतर सांस्कृतिक कक्षागत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वारा पालन एक प्रमुख कारण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, बी, सी और ई। तो इसके हमारे ये राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक हैं जैसे कि परिवार, अभिप्रेरणा, सामाजिक संस्कृति, विविधताएं एक्ट। ओके, निम्नलिखित में से किसी प्रभावों उत्पादकता की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से समझते हैं व्याख्या के द्वारा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रभावों उत्पादक शिक्षण व्यवहार की श्रेणी में उन सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक व्यवहारों एवं गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम कार्य को सुगम व सक्रिय बनाए रखता है। निम्नलिखित व्यवहारों को प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य शिक्षण व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट दिया है हमें नेत्र संपर्क, वाणी और भंगिमाओं में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। सेकंड भी दिया है हमें जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। सी हमें दिया है अर्थपूर्ण मौलिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी हमारे सही हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हम व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका सीखने की सुविधा में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सर्वोत्तम शिक्षण तकनीकों और कुशल तरीकों को अपनाने से एक शिक्षार्थी सीखने की सही प्रतिभा का पता लगा सकता है। निम्नलिखित कारक शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते। शिक्षण की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सेकंड है छात्रों को प्रसन्न करने में शिक्षक का कौशल, और थर्ड है छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया है हमें शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, सेकंड है शिक्षक का विषय ज्ञान, और थर्ड है शिक्षक का शिक्षण कौशल, फोर्थ है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग, फिफ्थ है शिक्षण पद्धति का उचित चयन, सिक्स्थ है शिक्षण के लिए शिक्षक का उत्साह, सेवंथ है शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभव। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर का। नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड और फोर्थ हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या के द्वारा हम समझ लेते हैं। व्याख्या दी गई है हमें, कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को यहाँ तो समस्या का व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दिया है हमें, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। सेकेंड है, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। और थर्ड है, कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। ओके फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 161 क्या बोल रहा है हमसे, नीचे दी गई सूची में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए, निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ए, डी और एफ, ये हमारा राइट आंसर है। तो हम इसको फ्रेंड्स यहाँ से समझ लेते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार कर सके और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति कर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। फर्स्ट दिया है हमें फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उसका उपयोग। सेकेंड है, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी। और थर्ड है हमारा, शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। ओके फ्रेंड्स हमने यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया 161 तक। और फ्रेंड्स पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन चैनल पे जाकर उनको आप देख सकते हैं, है ना। तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें कौन सा आगे का टॉपिक देखते हैं। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की विस्तार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या दी गई है हमको, विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन शिक्षण की विचार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। विचार मंथन विशेष समस्याओं को सुलझाने, जानकारी सुलभ करने एवं रचनात्मक सोच, नए विचारों को विकसित करने की आदि के एक सम्मेलन हेतु किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षुता की रणनीतियाँ हैं। ओके, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और डी। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से समझते हैं। तो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन समय में शिक्षण और सीखने को शिक्षुता के माध्यम से पूरा किया जाता था। संज्ञानात्मक शिक्षुता निर्देश का एक मॉडल है जो सोच को दृश्यमान बनाने के लिए कार्य करता है। इसमें अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। प्रतिरूपण, कोचिंग, मचान और लगाना, स्पष्ट प्रकटीकरण, प्रतिबिंबन और अन्वेषण करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फ्लेमिंग के VAR के अधिगम निर्देश के अनुसार कौन सी अधिगम शैलियाँ हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वी, दृशक, श्रवणक, पठन लेखन और गति बोधक। ओके फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से समझते हैं व्याख्या द्वारा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लेमिंग के VAR के अधिगम निर्देश के अनुसार अधिगम की मुख्यतः 4 शैलियाँ हैं। फर्स्ट है हमारी दर्शक, सेकंड है श्रवणक ऑडिटरी, ओके, और थर्ड है पठन लेखन, और फोर्थ है गतिबोधक। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के ऐश्वर्य प्रतिरूप में ABCD
सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक है। इसमें सी किसका घोतक है? तो इसमें आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडीशंस। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एशोसर मॉडल शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और मीडिया को एकीकृत करने वाले निर्देशों की योजना बनाने और वितरित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका है। एशोर मॉडल को 1999 में हेनरिक और मोलेंडा द्वारा विकसित किया गया था। अधिगम के एशोर प्रतिरूप में ABCD सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक है। लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट ABCD पद्धति का उपयोग करके लिखा जा सकता है। यह विधि अक्सर सीखने के उद्देश्यों पर निर्देशित होती है। इसका उपयोग सीखने के परिणामों के लिए भी किया जा सकता है। उपयुक्त प्रश्न में ABCD में सी कंडीशनिंग का घोतक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या क्या दिया, तो इसको हम व्याख्या द्वारा समझते हैं। शिक्षण क्षेत्र का फोलियो बनाने के चरणों का प्रारंभिक से अंतिम चरण का व्यवस्थित क्रम। सर्वप्रथम पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय किया जाता है। फिर पोर्टफोलियो के अनुसार संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना। अब यह तय करना कि पोर्टफोलियो को कौन नियोजित करेगा। उसके पश्चात तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएंगे। ओके, और अतः पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, 1 से 2 बार पढ़िएगा आप इस वीडियो को, और पिछली 3 वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो उनको जाके आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं उसकी पहचान करें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड हमारा सही है। ओके, इसकी व्याख्या दी गई है, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन तथा सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुत को शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सूची का मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ सूची का मिलान यहाँ से समझ लेते हैं, हमें ज़्यादा सुविधा होगी, है ना। हमें फर्स्ट दिया है ए नंबर का एकल्पिक शिक्षण विधि। एकल्पिक शिक्षण विधि क्या होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दल शिक्षण और प्रदर्शन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें दिया है संवादी शिक्षण विधि। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यशिष्ट अध्ययन और अनुशिक्षण। और सी दिया है हमें कार्य आधारित शिक्षण विधि, और इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ अनुरूपण और भूमिका निर्वहन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें दिया है स्वाध्याय आधारित अध्यापन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेश। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन और भी अच्छे से क्लियर दी गई है। अगर आपको इसके हिंदी मीनिंग में नहीं पता तो आप इसके इंग्लिश वर्ड पे जा सकते हैं, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके रुक कर पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हम। आगे टॉपिक हमें क्या दिया गया है, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्र पद्धति। तो इसका हमारा 169 क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स हमको। निम्नलिखित में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वभावानुभाविक पद्धति। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम।
स्वानुभविक पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है। ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके यह अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि को अन्वेषण या स्वानुभविक विधि भी कहते हैं। इस पद्धति में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 170। देखिए फ्रेंड्स, हम 170 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपगम सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निर्देशन, डेमोस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपगत और सहकारी अधिगम एक व्यापक अवधारणा है। यह एक ऐसी अधिगत प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि निर्देशन, डेमोस्ट्रेशन उपगत सहकारी अधिगत के अंतर्गत नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का गत्यात्मक उपगम से अभिप्रेत है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गत्यात्मक उपगम तब होता है जब हमारे पास व्यवहारिक अनुभव होता है। गत्यात्मक अधिगम के अनुभव का एक उदाहरण है जब एक बच्चा झूले का उपयोग करना या बाइक चलाना सीखता है। वे निर्देशों को पढ़ सकते हैं या निर्देशों को सुन सकते हैं, लेकिन करने की प्रक्रिया के माध्यम से गहन शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार के उपगम में उन्हें गहन सीखने के लिए एक बहुसंवेदी सीखने के माहौल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे कर के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने की आवश्यकता होती है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है, पास में ही मंदिर है तो मंदिर पे मॉर्निंग का टाइम है तो मंदिर पे भजन चलने लग गए हैं। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो सॉरी गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है? तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन विधि। ओके, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि छात्र जो कुछ भी सीखें वह प्रयोग के आधार पर सीखे। किसी भी अस्पष्ट बात को प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि में छात्र कानों से विषय के बारे में सुनते हैं तथा साथ ही साथ आँखों से देखते भी हैं। निर्देशन विधि व्याख्यान विधि की कमी को पूरा करता है। यह एक शिक्षक की केंद्रित विधि है। इस विधि में छात्र उत्साहित होता तथा सक्रिय होकर भाग लेते हैं। माध्यमिक स्तर तक के विज्ञान कक्षाओं के लिए विधि सर्वोत्तम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की एक समूह केंद्रित पद्धति है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार मंथन। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या में दी गई है, मंथन या मस्तिष्क झंझावात एक समूह रचनात्मक तकनीकी है जिसके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा सामान्य योगदान से एकत्रित किए गए विचारों की एक सूची एकत्र करके एक विशेष समस्या के लिए निष्कर्ष खोजने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में मंथन एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों का एक समूह अवरोधों को
दूर करके रुचि के एक विशिष्ट डोमेन के आसपास नए विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने के लिए मिलता है, जिसे चिंतनकर्ता अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम है और वे जितना संभव हो उतने सहज नए विचारों का सुझाव देते हैं। सभी विचारों को आलोचना के बिना नोट जाता है और मंथन सत्र के बाद विचारों का मूल्यांकन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान को संगठित और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफीय उपकरण है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पना मानचित्र। ओके, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। परिकल्पना मानचित्र का प्रयोग दृश्य प्रतिनिधित्व हेतु किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी समझ को मानचित्र के माध्यम से और बेहतर विकसित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं? तो हम इसका हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। आपको व्याख्या से और क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें दिया गया है शिक्षण और अधिगम शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में से विद्यार्थियों के समक्ष आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी से ऐसी विधि शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसमें पूछताछ, समस्या आधारित डिस्कवरी इत्यादि रहते हैं, जिसमें छात्रों को शुरू में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला की दशा की कृत्रिम स्वरूप। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को वस्तुओं या सामग्रियों के अवलोकन और प्रयोग में शामिल किया जाता है, या मन और हाथ दोनों की अधिक भागीदारी की गुंजाइश प्रदान करता है, जो अनुभूति की सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान में प्रायोगिक विधि की विधि मान्य आलोचना प्रयोगशाला की दशा का कृत्रिम स्वरूप होना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, जांच उपगम। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिया गया है फ्रेंड्स हमको जांच उपगम शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता। परीक्षा जांच पद्धति पर आधारित शिक्षण एवं अधिगम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने एवं बोध करने में सहायक होती है। इसके लिए अन्वेषण गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च स्तरीय सोच, कौशल और चिंतन शक्ति की आवश्यकता होती है। यह छात्र केंद्रित उपगम होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपगम पर आधारित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। तो इसमें हमें दिया गया है फ्रेंड्स, गतिविधि आधारित पहाड़ या मचान सीखने को टुकड़ों में तोड़ रहा है और प्रत्येक खंड के साथ एक उपकरण या संरचना प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए पठन पाठन करते समय आप पाठ का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और प्रमुख शब्दावली पर चर्चा कर सकते हैं, या पाठ को खंडित कर सकते हैं और फिर पढ़ते समय चर्चा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपगम से संबंधित है? तो हमें इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वनियंत्रित। क्या हो जाएगा? स्वनियंत्रित। तो इसकी व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन में, वन लाइनर में दी गई है हमको। स्वनियंत्रित अधिगम केंद्रित उपगम की विशेषता
है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 80। शिक्षण की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा परिचर्चा को आरंभ करना और इसमें भागीदारी के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। फ्रेंड्स इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चर्चा परिचर्चाओं को आरंभ करना और इसमें भागीदारी के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमने 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए हैं, और अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप उन 3 वीडियो को भी देख सकते हैं जो प्रीवियस चैप्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको और अच्छी और हेल्प मिलेगी उससे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द निम्नलिखित को निर्देशित करता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनाज फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हम व्याख्या दी गई है हमको, हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। समस्या आधारित अधिगम का एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें छात्र एक समस्या को हल करने के लिए समूह में काम करके विषय के बारे में सीखते हैं। यह समस्या प्रेरणा और सीखने को प्रेरित करती है। स्मार्ट शब्द निम्न को वर्धित करता है। स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनाज फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेंड्स व्याख्या से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या दी गई है हमें, व्याख्यान विधि सबसे सरल तथा सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बालकों के सामने पेश किया जा सकता है। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि उस कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। दिए गए विकल्पों में सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है? तो आइए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका हमें देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है हमसे। दिए गए प्रश्नों में शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं। हमें फर्स्ट दिया गया है शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है, और सेकेंड है विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों की अनुमति दी जाती है। तो इसमें देखिए हमें कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है, शिक्षक का नियंत्रण कक्षा पर रहता है, और सेकंड बच्चे आमतौर पर स्वयं से ही सीखते हैं, और थर्ड क्लासरूम की बैठक व्यवस्था पहले से ही तय होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता उन्मुखी उपगम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें हमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और डी। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। अधिगमकर्ता उन्मुखी उपगम की प्रमुख विशेषताएं विषयगत मामलों के सहकारी नियंत्रण पर केंद्रित होती हैं या उदाहरण की विधि पर बल देते हैं। यह यह गतिविधि का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थियों पर स्थानांतरित करती हैं। इसके अलावा इसमें सक्रिय शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा समस्याओं का समाधान, चर्चा करना, व्याख्या करना, मंथन करना इत्यादि शामिल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से फ्रेंड्स 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट कथन अधिगमकर्ता केंद्रित उपगम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। सेकेंड कथन अधिगमकर्ता केंद्रित उपगम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्रित है। ओके फ्रेंड्स, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड्स। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड सही है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिगम केंद्रित उपगम शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित नहीं होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपगम विषय सामग्री के सहयोगात्मक निश्चय पर केंद्र दृष्टिकोण
गुण शिक्षार्थियों को केंद्र में रखता है और बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। अतः कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमको दो कथन दिए हैं। फर्स्ट कथन दिया है परियोजना विधि जॉन डेवी के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। कथन सेकंड दिया है हमें परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड हमारे दोनों ही सही हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी द्वारा विकसित की गई थी। यह व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है। परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। प्रोजेक्ट विधि के सोपान अधोलिखित है। तो इसका हमारा फर्स्ट दिया गया है परिस्थिति प्रदान करना, सेकेंड है प्रोजेक्ट का चयन करना, थर्ड है प्रोजेक्ट बनाना, फोर्थ है योजना का क्रियान्वयन करना और फिफ्थ है मूल्यांकन। इसमें अतः कथन दोनों सत्य हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। तो कोई अध्यापक अध्यापिका विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार कर रही है या कर रहा है। वह अध्यापक अध्यापिका कोई ऐसा अभ्यास जोड़ना चाहती है जिससे अधिगमकर्ताओं में सहयोग और समस्या समाधान भी भावना को बढ़ावा मिले। तो इस दशा में संबंधित अध्यापक अध्यापिका निम्नांकित में से किस प्रकार का समूह निर्माण करेगा या करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी केंद्रित समूह। ओके, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षक ऐसी अधिगम की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रवृत्तियों की समझ विकसित करें। अतः अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी केंद्रित समूह का निर्माण करेगी। विकल्प हमारा सी सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। तो इसमें हमें बताना नहीं है। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी, डी और ई। ओके फ्रेंड्स, तो इसके हम एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारा राइट आंसर होगा। निम्न विशेषता अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। ओके, अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और सेकेंड है अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। और थर्ड, अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में हमको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसको हमें सम्मिलित करना है यानी मिलान करना है। तो हम इसको फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड, हम इसको यहाँ से समझते हैं। सूची 1 में हमें दिया गया है अध्यापक केंद्रित और सूची 2 में दिया गया है आरोपित। ओके, सूची 1 सेकंड दिया है शिक्षार्थी केंद्रित और इसका आंसर हो जाएगा साझा सहभागिता। ओके, थर्ड है हमारा अधिगम केंद्रित और इसका आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रित। ओके फ्रेंड्स, इसका हमें 190 क्वेश्चन दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। तो कथन फर्स्ट के कह रहा है हमसे विद्यार्थियों को किसी संकल्पना के अध्ययन के लिए इसके परिभाषी गुण अत्यधिक स्पष्ट होने चाहिए। कथन सेकंड, एक या अधिक गुणों की उपस्थिति से परिभाषित संकल्पनाओं को वियोजक संकल्पनाएं कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। ओके फ्रेंड्स, इसके हम व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को किसी संकल्पना के अध्ययन के लिए इसके परिभाषा गुण अत्यधिक स्पष्ट होने चाहिए। अतः कथन फर्स्ट सत्य है। एक या अधिक गुणों की उपस्थिति से परिभाषित संकल्पनाओं को वियोजक नहीं है बल्कि संयोजक संकल्पनाएं कहा जाता है। अतः कथन सेकंड हमारा असत्य होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में इसमें हमें सही आंसर बताना हमारा क्या होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और
डी। ओके, हम यहाँ से इसको यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं एवं वे यह निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, अतः विकल्प हमारा डी सही आंसर होगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल सूचना विकास मॉडल के प्रकार हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स केवल ए सी और ई हमारा राइट आंसर होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रही है हमसे। शिक्षण मॉडल सूचना विकास मॉडल के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला हमारा है सुमेन का मॉडल, सेकेंड है हमारा ग्रेगे का सूचना मॉडल, थर्ड है हमारा जेरोम ब्रूनर का मॉडल। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखते हैं और दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखते हैं। तो अभिकथन हमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए शिक्षार्थी केंद्रित उपगम शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है, और सेकंड आर हमसे कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपगम यह नहीं मानता कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की केंद्रित भूमिका है। ओके फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी ए तो हमारा सही है लेकिन आर जो उसकी व्याख्या कर रहा है वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपगम में शिक्षार्थियों को विभिन्न क्रियाओं में शामिल कर समस्या समाधान कौशल सीखना, शिक्षार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि क्रियाओं द्वारा अनुभव प्रदान किया जाता है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित उपगम यह मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब टी हल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और अधिगम में अभिअंग संबंध होता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो इसमें है टी हल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। अतः टी हल मॉडल शिक्षण और अधिगम में अभिअंग संबंध को सही मानता है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स। शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है फ्रेंड्स, शिक्षक का प्रतिमान अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षण व्यवहार की शामिल है का विवरण होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 195 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हम लास्ट 5 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने लास्ट के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन 3 वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं द्वारा अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना तथा अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स हमारा, शिक्षण के कौन से कार्यकलाप उसके अन्वयन क्रिया चरण से संबंधित होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स केवल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारा सही है। ओके, तो शिक्षण के क्रियाकलाप को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा पूर्व सक्रियात्मक चरण, दूसरा है अंतर सक्रियात्मक चरण और तीसरा उत्तर सक्रियात्मक चरण। सभी चरणों में शिक्षण प्रक्रिया के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं। अंतर सक्रियात्मक चरण में निम्न पद हैं। फर्स्ट है कक्षा का आकार, अधिगमकर्ताओं को जानना। इस पद में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के क्रियाकलाप निम्नवत करता है। फर्स्ट है प्रश्न के साथ
विर्गीनित विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण। थर्ड है हमारा प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन। थर्ड है विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित करना एवं उन्हें पर ध्यान देना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्या कह रहा है, हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हमको क्या अरेंज करना है क्रम वाइज। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं व्याख्या द्वारा। प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों के इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम है हमारा ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन करना और चरित्रीकरण करना। ओके फ्रेंड्स हमारा 199 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि शिक्षण को सत्यातक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकृता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अनुदेशन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट के इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि शिक्षण को सत्यातक की तरह देखा जाता है तो अनुदेशन प्रकृता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। ओके फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर हम 200 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हम 200 नंबर पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कारणिक, मौखिक, दृश्य श्रव्य और ICT आधारित। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही अनुक्रम है कारणिक, मौखिक, दृश्यपरक, दृश्य श्रव्य और ICT आधारित। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना फ्रेंड्स। अगर आपने लास्ट के पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके उनको भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो 1-2 बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप कमेंट में हमें बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो टेक केयर, बाय बाय, डूइंग वेल।